हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आज इडुटेरिया का बीएसएससी का जो सेट न्यू एडिशन सेट प्रैक्टिस है वॉल्यूम नंबर 2 आज वो हम कराएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मैंने सेट प्रैक्टिस करा दिया है। साथ ही मैंने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी करा दिया है। यदि आप देख रहे होंगे तो आप मेरे सारे सीरीज को देख लीजिए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। आज हम जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे और वॉल्यूम नंबर 2 का आज हमारा सेट नंबर 1 होगा। तो चलिए हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस न्यू शुरुआत में 100% इस सेट प्रैक्टिस के ओवरऑल पूरे का पूरे आप देख लीजिए। ओवरऑल 15 सेट प्रैक्टिस दिए गए हैं और इन 15 सेट प्रैक्टिस को हमारे साथ करेंगे तो 100% काफ़ी नॉलेज आपके अंदर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम सेट प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस नंबर 1। आज हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। 6.5 पीएच मान वाले विलयन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब आप 6.5 एच मान वाले HCl को मिलाएंगे, फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि HCl का मान जो पीएच वैल्यू है वो बहुत ही कम है, और बहुत कम है तो स्वाभाविक है कि मान घटा देगा। अब ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि अम्लीय अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान, जब अम्लीय होगा तो पीएच मान स्वाभाविक है घट जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी पता लगा सकते हैं, अधिक अम्लीय हो जाएगा और बढ़ जाएगा। अधिक अम्लीय जब हो जाएगा तो पीएच मान कभी बढ़ता नहीं है, तो इससे भी आप काट सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को भी एनालिसिस करके भी काट सकते हैं। अन्यथा यदि आपको आता है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मानव का जो मूत्र का पीएच मान होता है उसका 6 होता है। वही नींबू का पीएच मान आपको ध्यान रखना है 2.2 होता है। वही रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वही शरीर का पीएच मान 7.4 से 7.8 तक भी होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। HCl का पीएच मान 1 के बराबर होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए हम बिना देर के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस समय विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे रंग परिवर्तन, गैस का बनना भी होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ये सारे ऑल ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनता है, तो या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों को वियोजित होकर गुण और वैशिष्टिक बदल जाता है, तो ऐसी रासायनिक परिवर्तन को ही हम इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग जाना, अगरबत्ती का जल जाना और दूध का फट जाना, ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में मैच करना है। मैच करने में यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखेंगे कि नायलॉन एक फाइबर है। उसी तरीके से पीवीसी आपका, ध्यान रखेंगे कि पीवीसी आपका है एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और बैकलाइट जो है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम दोबारा पिघला नहीं सकते। वही थर्मोप्लास्टिक आपको ध्यान रखना है कि ये पिघल जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ ध्यान रखें 1 का 3 दो गो में दिया हुआ है और 2 में दिए हैं। उसके बाद दूसरा का पहला किस में दिया हुआ है, तो दूसरा का पहला जो दिया है बी में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तीसरा का बी हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इस विद्युत शक्ति का यूनिट क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि विद्युत शक्ति का यूनिट वाट होता है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि विद्युत विभव का वोल्ट होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, जूल
कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को ध्यान रखेंगे प्रोटीन के संश्लेषण के लिए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ही उन्हें आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए थे। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नेरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रित होता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 6। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है जीवित जीवों के मृत अवशेष से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों वर्ष पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 7। एम्फीबिया बताता है। तो ध्यान रखेंगे कि एम्फीबिया एक जल और स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशु को हम एम्फीबिया कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, इस तरह से टोड हो गया, ये सब एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन। तो मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, मृतोपजीवी। मशरूम में मृतोपजीवी पोषण होता है। जो जीव जो मर जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों का क्षय करते हैं, उनका उपयोग मृतोपजीवी पोषण में भोजन के रूप में किया जाता है। इसीलिए मशरूम अपने भोजन के लिए मृत, सड़े गले और कुछ अन्य अवयवों पर आधारित मृतोपजीवी होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। तो ध्यान रखेंगे कि पेंडुलम का जो घड़ी है वो आपको ग्रीष्म काल में उसकी लंबाई बढ़ जाता है। जब पेंडुलम बड़ा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे चलने लगता है और शीत ऋतु में वो लंबाई थोड़ा घट जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो तेज चलने लगता है। तो याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि शीत ऋतु में उसका चाल बढ़ जाता है और ग्रीष्म ऋतु में चाल घट जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है। तो ये किसका देन है? तो ये देन है, आपको ध्यान रखना है, एम.एन. साहा की। एम.एन. साहा की महत्वपूर्ण देन जो है आयनन सिद्धांत है। आयनीकरण सिद्धांत सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने प्रतिपादित किया था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी रमन प्रभाव क्रिस्टलीय संरचना अध्ययन के खोज के लिए जाना जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयांता। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयांता जो होती है, आपको ध्यान रखना है, ये घट जाती है, लेकिन गैस की सयांता बढ़ती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, सयांता कहलाता है। द्रवों की सयांता ताप बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कोशिका में मौजूद जेली जैल तरल पदार्थ कहलाता है। तो कोशिका में मौजूद जेली जैल तरल पदार्थ ध्यान रखेंगे कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव में कोशिका के विभिन्न अन्य घटक या अंग मौजूद होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम आदि ये सब होते हैं। इस तरह से आपको
इन सभी चीज़ों को याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 13 है। 13 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? तो ध्यान रखेंगे, विलियम हेनरी ब्रेक। विलियम हेनरी ब्रेक को जो है वर्ष 1915 में को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेक के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। अपने पुत्र के सहयोग से उन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया था। इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यास को स्पष्ट से समझा जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, विलियम हेनरी ब्रेक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो एक सितार में आपको ध्यान रखना है कि अपरगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती है हुई अध्यारोपित होती है, तो वह माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे हम अनुप्रस्थ अपरगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वरमापी के तार का सितार गिटार के तार में, ये सब अपरगामी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। याद रखेंगे, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन आयाम को कम करना होगा। याद रखेंगे, आयाम कम करने से ध्वनि की तीव्रता कम होती है, आवृत्ति कम करने से नहीं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम से कम होता है। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए ध्वनि के कंपन के आयाम कम करना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 16 होगा। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? मतलब रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगे का प्रयोग होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, अर्थात प्रकाश से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि में किए जाते हैं। सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय का क्रम इस प्रकार है। पहले रेडियो तरंगे होंगे, फिर माइक्रोवेव होंगे, अर्थात रेडियो तरंगे में सबसे कम, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव में होगा, उससे ज़्यादा आपका अवरक्त में होगा, उसके बाद आपका दृश्य में होगा, दृश्य के बाद परावैगनी में होगा और परावैगनी के बाद आपको एक्स किरणें में होंगे और एक्स किरणें के बाद गामा किरणें में। अर्थात सबसे ज़्यादा विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? तो गामा किरणें की। यहाँ गामा नहीं दिया है, इसीलिए राइट आंसर एक्स होगा। और एक्स से कम वाले आपको ध्यान रखना है कि एक्स से कम वाले है परावैगनी होता है, परावैगनी से कम दृश्य, दृश्य से कम अवरक्त, अवरक्त से कम माइक्रोवेव और सबसे कम रेडियो तरंगे में जो है होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? ध्यान रखेंगे, ओजोन अणु O3 होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि O3 एक O डबल बंधन से बंधा होता है और दूसरा O वही सिंगल बंधन से बंधा होता है। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि एक पाई यहाँ हो गया और आपको सिग्मा जो है, एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गए। इस तरह से 2 सिग्मा और 1 पाई होंगे। 2 सिग्मा और 1 पाई राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह इंगित करता है, तो यह क्या इंगित करता है? धारा का रासायनिक प्रभाव। धारा का रासायनिक प्रभाव को हम ऐसा कह सकते हैं। किसी संवाहक विलयन के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बनता है। जब किसी संवाहक विलयनों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण विलयन के रंग बदल जाते हैं।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 20 है। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वसन प्रणाली का जो इकाई है वो एल्वियोली है, और एल्वियोली से ही आपको ध्यान रखना है फेफड़े में रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। वायु से सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन एल्वियोली से होकर रक्त में जाती है तथा यहाँ से पूरे शरीर के ऊतकों में चली जाती है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? एयर कंडीशनर में नासिका काम करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। स्वस्थ मनुष्य समानतः रूप से अपनी नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, जहां तक कि हमारे शरीर की बनावट मुंह द्वारा श्वास का प्रतिरोध करती है। नासिक श्वसन की प्रमुख कार्यात्मक भूमिका फेफड़ों के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए वायु में उपस्थित अशुद्धियों एवं बाहरी कणों से बचाता है। इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मरुस्थलों मरुस्थलीय पौधों के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो मरुस्थलीय पौधे की विशेषताएं आपको ध्यान रखना है कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। तो गलत है, पानी खोएंगे उस पानी होता ही नहीं तो खो कैसे देंगे। और पत्तियां सदैव चौड़ी होती है, नहीं सदैव चौड़ी नहीं, पत्तियां जो है कांटा में बदलने का मतलब चौड़ा हो ही नहीं सकता है, इसलिए दो तो गलत हो गए। जहां जहां एक और दो गलत है इसका मतलब है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ गलत है, आपको ढूंढना है कि संयोजन रेगिस्तान पौधे की विशेषता है। तो रेगिस्तान पौधे की विशेषता ये दोनों नहीं है। और यहाँ भी दूध दिया दिया है तो गलत है, यहाँ भी दूध दिया है तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी बढ़ जाती है क्योंकि पानी की तलाश में गहरा होता है। निम्न में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो ध्यान रखेंगे कि तांबे की मात्रा कांसा में सबसे ज्यादा होता है। पीतल में 68 से 71% तांबा शेष जस्ता में उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा होता है और 12% टीन होता है। इस तरह से आप जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति 50% है, तो यहाँ 50% है, यहाँ आपको 70 से 71% है और यहाँ 88% है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। गन मेटल में तांबा गन मेटल में 85% तांबा है और यहाँ 85% तांबा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि सबसे अधिक बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि आधुनिक आनुवंशिक के जनक की उपस्थिति किसे की दी गई है? उपाधि किसे दी गई है? तो ये उपाधि आपको ध्यान रखना है कि ये उपाधि ग्रेगर जॉन मंडल आधुनिक आनुवंशिकी के जनक और पिता कहा गया है। यह पौधे के प्रजनन और संकरण का उनका शोध तथा जिनके जीवित जीवों में वंशानुक्रम के नियमों का अध्ययन में मदद किए हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है। 25 में बोला है पुष्प के केंद्र के भाग डैश कहते हैं। तो केंद्र के भाग को आप ध्यान रखेंगे कि परागकण कहते हैं। पुष्प का जो केंद्र होता है, केंद्र के जो बीच के भाग, सबसे बीच के भाग होगा उसको हम परागकण कहते हैं। पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक उत्पादक भाग है। स्त्री केसर का कार्य पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना है। अंडाशय अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है। तो अंडाशय वर्तिका को सहारा देने वाला था जिसके ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है। इस तरह से याद रखेंगे फ्रेंड्स। इस बात को ध्यान रखेंगे कि पराग कोश में परागकण होता है, इस बातों को ध्यान रखना है। और जब पराग कोश के जब परागकण में स्त्री केसर मिलता है तभी जाकर के वो निषेचन होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है शीतल महाजन पहली महिला बन गई है जो 21,000 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली महिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से
वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि 5 व्यक्तियों को इस 2024 में सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन 5 व्यक्तियों में जिनमें से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और एवं बीपी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक व कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया जाएगा। तो इन पांचों व्यक्ति को आपको नाम अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। बिहार के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर, वही प्रधान के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, वही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वही बीपी सिंह नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। तो सभी को याद रखेंगे। इस तरह से अब तक भारत रत्न सम्मानित कुल व्यक्तियों की संख्या 53 हो गई है। इस डेटा को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको ध्यान रखना है क्रिस्टीना फिजकोवा को दिए जाने की घोषणा सॉरी सॉरी ए और बी, अर्थात कहने का मतलब है कि स्वामी रामभद्राचार्य को दिए और गुलजार को दिए गए हैं। इस बात ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का ये 58वां नंबर का पुरस्कार है। इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। 2023 के लिए संस्कृत भाषा एवं वेद पुराण के प्रकांड विद्वान ये स्वामी भद्राचार्य हैं और गीतकार गुलजार हैं, जो संयुक्त रूप से दिए गए हैं दोनों को। यह पुरस्कार स्वामी भद्राचार्य को संस्कृत के लिए तथा गीतकार गुलजार को उर्दू भाषा के लिए प्रदान किए गए हैं। तो संस्कृत और उर्दू भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को विजेता कौन बनी है? तो याद रखेंगे इसकी विजेता क्रिस्टीना क्रिस्टीना फिस्कोवा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कितने नंबर का है? 71 नंबर का। 9 मार्च 2024 को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, तो सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो मुंबई में, जिसके चेक गणराज्य की क्रिस्टिनोवा, और ये इनका जो संबंध है वो चेक गणराज्य से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया है इनको। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप लेबनान की यास्मीना जायटोन रही है। यास्मीना जायटोन फर्स्ट रनर अप रही है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय बंगोसागर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 2023 का आयोजन आपको ध्यान रखना है कि विशाखापत्तनम में किया गया है बंगोसागर का। ये भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है और ये 23वां अभ्यास है। याद रखेंगे कि नौसेना द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण विशाखापत्तनम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 रूल्स फॉर के लाइफ के पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य बुक्स को आपको नाम याद कर लेना है। 14 डेज मार्गेट एडवुड का है। कीप योर फ्रेंड क्लोज लीह कोनेन का है। वही ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन का है। रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये ध्यान रखेंगे, रोहित लांबा का है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो वो व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए हैं। कॉन्क्लेव का उद्देश्य बिहार के उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा पर प्रकाश डालना है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर है आपको
कोसियावा को दिया गया है। नालंदा के एंकर एंकरसराय को कोसियावा ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। सुरसंड सीतामढ़ी की बगरी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रपति गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सुरसंड को जो है सीतामढ़ी की बगरी ग्राम पंचायत में पड़ता है, इनको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है। वही आपको अभी हम कोसियावा को बोले हैं, जहां हितैषी ग्राम पंचायत दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए रोहतास को अखोरी गोला, गया के इमामगंज और औरंगाबाद के कुतुम पंचायत समिति को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 34। बोला है 2022-23 के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों का अधिकतम संख्या रही है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। 36 वर्षीय 2022-23 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की संख्या के मामले में बिहार तथा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु अग्रणीय 3 राज्य हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवाओं की एक मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को श्रृंखला समान पहुंचा सुनिश्चित करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 35। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखेंगे, बैलन डी अवार्ड लियोन मेसी को दिया गया है और ये 8वां पुरस्कार है। मेसी 36 साल के हैं और 2009 में अपना पहला बैलन डी पुरस्कार जीते थे। मेसी यह ट्रॉफी अर्जेंटीना के दिवंगत दिग्गज डियागो माराडोना को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देश के सबसे वाणिज्य बड़े बैंक है यह और SBI का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी विभिन्न मार्केटिंग प्रचार के अभियानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा है? तो ध्यान रखेंगे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार गांधी जी के दांडी मार्च से बिल्कुल नहीं जुड़ा था। 12 मार्च 1923 को और 6 अप्रैल 1923 को ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसा विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया। इसमें गांधी जी द्वारा साबरमती से 78 आदमियों के साथ 241 मील का यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी में पहुंचकर नमक कानून भंग किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 38। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ध्यान रखेंगे, खान बख्त खान को यह दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहेब आलम बहादुर खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर तथा कंपनी की ओर से प्रथम अंग्रेजी अफगान युद्ध में भाग लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रहनुमाई मजमदायान सभा की स्थापना किए गए थे। मुस्लिम लीग आगा खां के द्वारा बनाया गया था और सलीमुल्लाह खां वही खुदाई खिदमतगार 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान बनाए थे। वही सोशल सर्विस लीग, आपको ध्यान रखना है, 1911 में नारायण मल्हर जोशी के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष के अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो महिला सम्मेलन का गठन 1927 में हुए थे। ध्यान रखेंगे, एक है गैर सरकारी संगठन मार्गेट भाइयों के द्वारा यह स्थापित किए गए थे। महिला और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों के सुधार के लिए ऐसा किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, भारत के विदेशी नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किए गए थे?
तो ये एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल में प्रतिपादित किए गए थे। गुलजार सिद्धांत का प्रतिपादन भारत के विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। इसका प्रतिपादन देवगौड़ा के सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने 1996 में किया था। यदि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपना दबदबा कायम करना है तो उसे सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सामान्य करने होंगे। उन्हें अपने विश्वास में लेने के साथ साथ उनके साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने होंगे। इसी तरह की एक कोशिश जनता सरकार विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने की थी और जिससे गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए किए गए नियमों का संकलन विनय पिटक में है। याद रखेंगे, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम है, वही सूत पिटक में आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, महावीर तथा बुद्ध दोनों ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्धिक भिक्षुओं के बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में था और ध्यान रखेंगे उपदेश सूत पिटक में था और अभिधम्म पिटक में आपको ध्यान रखना है दर्शन का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुप्त का अंतिम शासक आपको ध्यान रखना है विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त है। चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 में चलाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है, बोला है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे कि संकिसा स्तंभ के जो है एक विशाल हाथी का मूर्ति है। संकिसा भारत का एकमात्र प्राचीन शहर है। अब एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह बौद्ध के लिए यह पवित्र स्थल है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपनी माता महामाया का देवलोक में अभिधम्म का उपदेश देकर वापस संकिसा में अवतरण किए थे। इस घटना को चिरकाल स्मृतियों में रखने के लिए महान देवनाम प्रिय सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था जिस पर सफेद हाथी का मूर्ति निर्मित है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये 1940 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे और 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इस बातों को भी ध्यान रखना है। और 6 वर्षों में अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है। देखिए, पांडुलिपियों का महत्व है। तो पांडुलिपियों का महत्व आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन है। तो स्तंभ लेखन में पांडुलिपि का कोई महत्व नहीं है। हाँ, प्राचीन विज्ञान की बातों के लिए, राजाओं के जीवन चर्चा के लिए और धार्मिक मान्यता के व्यवहारों की चर्चा के लिए है। तो राइट आंसर इसका 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3 बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे? अफगान मूल के कौन थे, इस बातों को ध्यान रखेगा। तो यहाँ राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि लोदी जो है अफगान मूल से थे, बाद बाकी सभी तुर्क थे। इस बातों को ध्यान रखना है। इस शासन काल में 1451 से 1426 तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था जिसके 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित कर मुगल वंश बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है वो है आपका
बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाए गए थे, वो बलबन का मकबरा है। और बलबन के कमरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वही अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग किया गया है। तो वैज्ञानिक ढंग से कहेंगे तो अलाई दरवाजा हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खान मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो इसके राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो है भारतीय पर्यावरण के चित्रित किए हैं। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचना महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द-गिर्द रचनाओं के आविष्कार था। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों ही भाषा में विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 50 है। निम्नलिखित में से विचार करना है, तो इसके राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3 मतलब कहने का मतलब कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो पहले 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 होगा, 1 होगा। ऐसे किसमें दिए हुआ है? क्योंकि ये तराइन का युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में ही हुआ था। जलालुद्दीन की हत्या आपको 1300 समथिंग में हुआ था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, उसके बाद 2 होंगे, अफगान षड्यंत्र हुआ था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन दौलताबाद किए गए थे। अगले प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित समिति के प्रधान प्रमुख चुनाव कौन कराता है? तो ध्यान रखेंगे कि प्रमुख चुनाव पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा ही पंचायत समिति के प्रमुख को चुना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करना, यहाँ देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 52। चलिए 52 की ओर बढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो शामिल किए जाने का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करने का उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपको ध्यान रखना है, संघ एवं राज्य सरकारों के शक्तियों का विभाजन। शक्ति का विभाजन जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत की संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत की संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो याद रखेंगे कि जिस समय आपात होता है उस समय आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 359 स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और 358 आपको ध्यान रखना है कि निलंबित किए जाते हैं, तभी निलंबित होंगे। अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 359 बताता है। और अनुच्छेद 358 जो है राष्ट्रपति के आदेश पर ही होते हैं। 359 में मूल अधिकारों को निलंबन द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर निलंबित किए जाते हैं, अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 छोड़ करके सभी निलंबित हो जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 358 के तहत जो है 20-21 छोड़ करके सभी निलंबित होते हैं, वही 59 में आपको अनुच्छेद 19 खुद से निलंबित हो जाता है। आगे है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे और सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 57 है। 57 को देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी तब होता है जब 14.71 करोड़ किलोमीटर होता है। वही सबसे अधिकतम दूरी तब होता है जब 15.21 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो इस दूरी को आपको उपसौर, इस दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक उपभू और अपभू होता है जो कि चंद्रमा की दूरी बताता है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ आपको ध्यान रखना है कि कौन राज्य की सीमाएं नहीं मिलती है। तो वो है आपका मेघालय। मेघालय भूटान से नहीं मिलता है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, जबकि मेघालय और बांग्लादेश के साथ सीमा करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यहूदी किस में मिलेगा? तो यहूदी इजराइल में मिल जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहूदी का संबंध इजराइल से है और डेटा का संबंध लीबिया से है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बेजा का संबंध मिस्र से है, बेजा का मिस्र से, और लूर का आपको ईरान से है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 60। फ्रेंड्स इसका आप मिला लीजिएगा। यहाँ देखिए 60 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई कौन पड़ते हैं? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा पछमाव कपासी जो है आकाश में उच्चतम स्तर के दिखाई देते हैं। पछमाव कपासी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है निम्नलिखित नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के अनुसार आपको सजाना है। सबसे आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी की लंबाई 1465 है। आप ध्यान कर लीजिए, गोदावरी की 1465 है। वही कृष्णा की 1400 है। वही नर्मदा का आपको ध्यान रखना है 1312 है। और महानदी का 851 है। तो इस तरह से आप सजा लेंगे कि कौन हो जाएगा। पहले आपका हो जाएगा 3, 3 के बाद 2। वैसा किसमें है 3, 3 के बाद 2। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री और तक फैली हुई है? कितने समुद्री मील तक फैली हुई है? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि 12 समुद्री मील तक क्षेत्रीय सीमा होता है। भारत की क्षेत्रीय या प्रादेशिक सीमा अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है निम्नलिखित में, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा सी, 12 समुद्री मील हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि बी जो है कंचनजंगा दिया हुआ है लघु हिमालय में, लघु हिमालय में नहीं है। फिर पांजल आपको ध्यान रखना है लघु हिमालय में है। काराकोरम ट्रांस हिमालय में है और वही आपको करेवा कश्मीर हिमालय में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि लघु हिमालय जम्मू कश्मीर में, पीरपांजल हिमाचल प्रदेश के, धौलाधर उत्तराखंड में, नाग तिब्बत तथा नेपाल में महाभारत के रेंज कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। केटू गौडवी अस्टीन काराकोरम सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत की मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। औद्योगिक विकास बैंक मुद्रा विकास के अंतर्गत शामिल नहीं है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। वर्ष 2004 में इसका हस्तांतरण वाणिज्य बैंक की कंपनी के रूप में किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 65 है। भारत में नाबार्ड में पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्यात या आयात बैंकों को उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी और यह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य के भूमि विकास बैंकों आदि के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रदत्त ऋणों को पुनर्निर्मित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है किस बजट में वित्त मंत्री उदारीकृत विनिमय प्रबंधन
प्रणाली का घोषणा किए थे? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर 92 से 93, 92 से 93 बजट में हुआ था इस तरह से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन आपको ध्यान रखना है कि रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमियों से है। आर्द्र भूमि का संरक्षण टिकाऊ उपयोगी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसीलिए इस आर्द्र भूमि सम्मेलन के रूप में मनाते जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 68 है। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखिए, सभी जैविक यौगिक अनिवार्य रूप से मूल तत्व है, तो सभी अनिवार्य रूप से कार्बन होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा एस्पेरिन, क्लोरोमास्टिन टाइफाइडनाशी होता है, सही है। उसके बाद है क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी होता है, ये भी सही है। उसके बाद क्विनीन जो है मलेरिया रोधी होता है, तो क्विनीन मलेरिया रोधी होता है। एस्पिरिन निषेचक होता है, न कि आपको ध्यान रखना है एस्पिरिन दर्द निवारक होता है, मतलब बेहोश करने वाला एस्पिरिन दवाई होता है, इसीलिए दर्द निवारक नहीं है। राइट आंसर आपका ये डी ही हो जाएगा, नहीं वाला में पूछा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बोला है कि बैलेंस बैलेंस कन्वेंशन प्रदान करता है, तो बैलेंस कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है कि कौन प्रदान करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका देखिए इसका बी हो जाएगा। विभिन्न खतरनाक कचरे को परागण और आंदोलन के नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्देशन से ये प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी के लिए मानक मानदंड है, तो मानक मानदंड आपको ध्यान रखना है, इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के आपस के लिए होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी आपको ध्यान रखना है हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। वही आपको ध्यान रखना है जम्बिया का लुसाका है, वेनेजुएला का कराकस है, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है, किर्गिस्तान का बिश्केक है और तजाकिस्तान का दुशानबे है। हर्मिनान का तुर्कमेनिस्तान का एश्गाबाद है और उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परम वीर चक्र के प्राप्त करता है, पहले प्राप्त करता है? तो पहले प्राप्त करता आपको सोमनाथ शर्मा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के कुमायूं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की डेल्टा अपनी कमांडर थे, जिन्होंने 1947 में भारत पाक संबंध में हिस्सा लिया था। उन्हें भारत सरकार ने मनरो उपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 74, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान वर्तमान शाही निकाय है? तो वर्तमान शाही निकाय आपको ध्यान रखना है कि ये वर्तमान शाही निकाय, तो बैडमिंटन के वर्तमान शाही निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया? तो यहाँ पे कभी प्राप्त नहीं किया, ये वाला प्रश्न पूछना है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिखर धवन को कभी नोबल खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे मैथमेटिक्स और जीके हैं, यदि आप इसको कमेंट करके आगे बढ़ाएंगे और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो 100% है कि मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी बना दूंगा। तो चलिए हम लेते हैं विदा। खुश रहिए और पढ़ते रहिए और समझ करके पढ़िए।